आगापुर दरियाए सिंघार के किनारे बसा एक कदीम गांव था। मिट्टी की गलियां, खजूर के दरख्त, बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट और शाम की लालटेनें इसकी पहचान थी। मगर इस गांव के एक कोने में एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में कोई बात करने से भी डरता था। आगा सरदार खान की हवेली। वही हवेली जो अब टूट चुकी थी, खिड़कियां उखड़ गई थीं, दरवाजे उधड़ चुके थे और दीवारों पर काई जमी थी। लोग शाम के बाद इस तरफ जाते भी नहीं थे। कहानी का आगाज होता है एक ठिठुरती हुई शाम से। सूरज डूबने को था। परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे। आगापुर की गलियों में धुआं उठ रहा था। कहीं मकई की रोटियां पकती थीं, कहीं चूल्हों पर दाल का जोश चलता था। इसी गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, आरिफ और फहद। आरिफ तेज दिमाग, निडर और हमेशा राजों की तलाश में रहने वाला। फहद इसके बरक्स, थोड़ा सा डरपोक मगर दिल का नर्म, लेकिन दोस्त के लिए धड़कन तक दौड़ाने वाला। दोनों को बचपन से ही इस वीरान हवेली के बारे में एक अजीब सी कशिश थी। लोग कहते थे कि इस हवेली से कुछ रोशनी कभी कभार झिलमिलाती है, कभी घंटियों की आवाज आती है। गांव के बूढ़े तो यहां तक कहते थे, आगा सरदार खान की बेटी ज़ैनब की रूह आज तक वहां भटकती है। ज़ैनब, जिसे 50 साल पहले हवेली के अंदर कत्ल कर दिया गया था और कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया था। बस इसी वाकये ने हवेली को गांव का सबसे खौफनाक मकाम बना दिया था। इस शाम आरिफ ने फैसला किया कि वो आज रात हवेली में दाखिल होकर देखेगा कि असल हकीकत क्या है। फहद ने यह सुनते ही कांप कर कहा, यार आरिफ, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। सब कहते हैं रात को वहां कदम रखते ही सांस रुकने लगती है। आरिफ ने हंस कर कहा, डरपोक कहीं के, क्या तुम्हें नहीं लगता कि 50 साल से लोगों को बस बेवकूफ बनाया जा रहा है? कोई रोशनी, कोई रूह नहीं होती। मैं आज सब जान कर रहूंगा। फहद ने बहुत रोका मगर आरिफ ना माना। आखिरकार दोस्ती जीत गई। ठीक है, मैं भी चलता हूं, अकेले नहीं जाने दूंगा। दिन ढला, गांव की गलियां सुनसान हुईं, लालटेनें बुझने लगीं। रात की खामोशी में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों दोस्त हाथ में लालटेन लिए हवेली के बड़े जंग आलूद दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर लगे पुराने तख्ते पर अब भी धुंधला सा लिखा था, हुला सरदार खान। आरिफ ने धीरे से दरवाजा धकेला। चरररररर, ऐसी आवाज जैसे किसी ने जख्मी होकर करा ली हो। अंदर कदम रखते ही हुआ का एक सर्द झोंका उनकी पुश्त से टकराया। फहद ने लालटेन मजबूती से पकड़ी। सामने एक लंबा सहन था, दरमियान में सूखा कुनवा और दाएं बाएं कमरे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो था सहन के आखिर में लगा बड़ा शहतूत का दरख्त, जिसकी शाखें जमीन तक झुकी थीं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हूं। अचानक एक हौलनाक बात हुई। लालटेन की रोशनी खुद ब खुद मद्धम होने लगी। फहद गहरा कर बोला, आरिफ, ये क्या हो रहा है? आरिफ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि एक कमरे के अंदर से धीमी सी घंटी बजी। टन टन टन। दोनों दोस्त साकित रह गए। घंटी की आवाज बढ़ने लगी, करीब आती गई और फिर अचानक बंद। फहद का रंग जर्द हो गया। आरिफ, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं। मगर आरिफ का चेहरा बदल चुका था। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस था। चिल्लो अंदर, वो आहिस्ता से बोला। वो दोनों इस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उन्होंने लालटेन अंदर की तरफ बढ़ाई। कमरे में पुरानी अलमारियां, टूटी मेज और जंग आलूद आईना था। लेकिन अचानक आईने में किसी सफेद कपड़ों वाली औरत का धुंधला अक्स नजर आया। फहद ने चीख कर लालटेन गिरा दी। ये ज़ैनब है, मैं यहां नहीं रह सकता। दोनों बाहर भागने लगे मगर आरिफ चंद कदम बाद रुक गया। रुको,
क्या तुमने औरत के हाथ में वो चीज देखी? फहद की सांसें हाँप रही थीं। काफ किया। एक पुरानी चाबी। आरिफ के अल्फाज में अजीब खामोशी थी। फहद ने हैरानी से पूछा, तुम पागल हो? उस वक्त तुम्हें चाबी की पड़ी है। आरिफ ने गहरी सांस ली। फहद, वो चाबी शायद इसी कुनवे की है, और उसी कुनवे में सरदार खान ने कुछ छुपाया था जो आज तक किसी को नहीं मिला। अचानक हवेली के पीछे से किसी के कदमों की आहट आई, तेज, भारी और इंसानी नहीं। ये सुनकर दोनों वापस सहन की तरफ भागे। फिर अचानक वो आहट रुक गई। खामोशी छा गई। लेकिन हवेली ने अपना पहला इशारा दे दिया था। न किसी शय ने चाहा था कि वो दोनों यहां आए। और कहानी की असल शुरुआत यहीं से होती है, जहां खौफ और राज एक दूसरे से गथे हुए थे। आगापुर की रात आमतौर पर खामोश गुजरती थी, मगर इस रात गांव के दर वो दीवार जैसे किसी अनजाने खौफ में कांप रहे थे। हवेली के पीछे से आने वाली वो कदमों की आवाज आरिफ और फहद के दिलों में हथौड़े की तरह बज रही थी। दोनों सहन में खड़े एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। फहद की टांगें लरज रही थीं, मगर आरिफ की निगाह किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, इस सफेद कपड़ों वाली औरत और उसके हाथ में पकड़ी चाबी की तरफ। आरिफ, हमें वापस जाना चाहिए, फहद ने धीमी आवाज में कहा। जैसे जरा ऊंचा बोला तो कोई चीज जाग जाएगी। आरिफ ने इसकी बात का जवाब ना दिया। इसकी नजरें कुनवे पर लगी थीं। तुमने वो चाबी इस औरत के हाथ में देखी थी ना? वो आहिस्ता से बोला। फहद ने निचला होंठ काटते हुए सर हिलाया। हाँ, लेकिन वो औरत कोई इंसान नहीं थी। हमने जो भी देखा वो इस दुनिया का नहीं था। आरिफ ने कुनवे के करीब जाकर इसमें झांका। अंदर गहरी तारीकी थी, ऐसी जैसे सदियों से रोशनी ने वहां कदम ना रखा हो। कुनवे के किनारे काई जमी थी और कुछ निशानात ऐसे थे जैसे कोई चीज रस्सी से नीचे उतारी गई हो या ऊपर खींची गई हो। ऐसा लगता है यहां कुछ छुपाया गया था, आरिफ बुड़बुड़ाया। हुआ का एक झोंका गुजरा और दरख्त की शाखें चरमराएं जैसे कोई सरगोशी कर रही हो। फहद ने जल्दी से आरिफ का हाथ पकड़ा। चलो यहां से, हमें पता नहीं आगे क्या है। आरिफ लड़खड़ा कर पीछे हटा, लेकिन जाने को तैयार नहीं था। फहद, ये सब बेमानी इत्तेफाक नहीं है। ज़ैनब की रूह क्यों आई? वो हमें क्यों चाबी दिखा रही थी? जरूर कोई बात है जो गांव वालों से छपी हुई है। फहद ने जवाब देने ही वाला था कि अचानक अंदरूनी कमरों में से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धाड़ की तरह आवाज गूंजी। दोनों उछल पड़े। आरिफ ने हिम्मत जमा करके लालटेन उठाई जो फहद के हाथ से पहले गिरी थी। शीशा टूटा हुआ था, मगर बाती अभी भी झलक रही थी। वो दोनों हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े, जहां बड़े कमरे थे, और सबसे आखिर में वो कमरा जिसका दरवाजा अभी बंद हुआ था। कमरे के सामने पहुंचकर आरिफ ने आहिस्ता से दस्ता घुमाया। दरवाजा एक अजीब सी खनक के साथ खुला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। फर्श टूटा हुआ, दीवारें धुंध से लिपटी हुई, और कमरे के बीच में एक बहुत पुरानी लोहे की तिजोरी रखी थी। फहद का दिल हल्क में आ गया। आरिफ, ये क्या है? आरिफ ने लालटेन करीब की। यही होगा सरदार खान का छुपाया हुआ राज। लेकिन तिजोरी पर कोई ताल्लू नहीं था। बस इस पर एक सफ़ा धुरा था, जर्द पड़ा हुआ, जैसे दहाइयों पुराना कागज। आरिफ ने कांपते हाथों से कागज उठाया। इस पर नीली रोशनाई से लिखा था, मेरी बेटी की चीखें मेरे गुनाहों की सजा थी। जो इस तिजोरी को खोलेगा उसे सच की कीमत चुकानी होगी। सरदार खान, फहद ने परेशानी से कहा। यह तो कोई लानत जैसी बात लग रही है। छोड़ो उसे। आरिफ ने जवाब ना दिया। उसने आहिस्ता से तिजोरी का ढक्कन उठाया। तिजोरी के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था, लाल कपड़े में लिपटा हुआ।
इसी डब्बे के किनारे एक निशानी थी, बिल्कुल वैसी ही चाबी की शक्ल की जो वो औरत हाथ में थामे खड़ी थी। आरिफ ने डब्बा हाथ में लिया। जैसे ही इसने उसे छुआ, कमरे के गोशों में से किसी औरत के रोने की आवाज उभरी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर चीखों में बदलती हुई। फहद चीख उठा, ये आवाज, ये तो वही है, ज़ैनब की रूह। अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई। अंधेरा हड्डियों तक उतर गया। कमरा चीखों से भर गया। आरिफ ने डब्बा मजबूती से सीने से लगा लिया और फहद का हाथ पकड़कर बाहर भागा। दोनों कमरे से निकलकर सहन की तरफ दौड़े। हुआ भारी हो रही थी, जैसे हर तरफ कोई नजर न आने वाली चीज चल रही हो। दरख्त की शाखें जमीन से टकरा रही थीं। कुनवा जैसे गहरी सांसें ले रहा था। आरिफ एक बार फिर कुनवे के पास रुक गया। ये डब्बा इसी कुनवे का है। मुझे लगता है इसमें वो चीज है जिसके लिए सरदार खान ने सब कुछ छुपाया था। फहद चीख कर बोला, आरिफ, तुम पागल हो गए हो, इस जगह से बाहर निकलते हैं। मगर आरिफ को अंदर से लग रहा था कि वो इस डब्बे को खोले बगैर यहां से नहीं जा सकता। उसने कपड़ा खोला। डब्बे में 3 चीजें थीं। एक छोटी चांदी की चाबी, एक पुराना खत और एक सफेद कपड़े का छोटा सा टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे सूखे हुए थे। फहद का दिल डूब गया। ये तो ज़ैनब के कातिल की कोई निशानी लगती है। आरिफ ने कांपते हाथों से खत निकाला और पढ़ना शुरू किया। अगर यह खत तुम तक पहुंचा है तो जान लो कि मेरा जुर्म दफन नहीं रह सकता। ज़ैनब का कातिल कोई दरिंदा नहीं, बल्कि वो शख्स है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वो खुद इस हवेली में रहता था और उसने इसे कुनवे के राज की खातिर कत्ल किया। खत यहां फट चुका था। लिखाई कट्टी हुई थी। हुआ एक बार फिर जोर से चली, जैसे कोई चीज फौरन उनके पास आ रही हो। फिर दोनों ने देखा कि जिस कमरे से वो भाग कर निकले थे, इसके दरवाजे के सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, हुआ में तैरती हुई, आंखें खाली और हाथ में वही चाबी। फहद की टांगें जो थोड़ी देर पहले कांप रही थीं, अब बिल्कुल जवाब दे गईं। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, वो हमें कुछ बताना चाहती है। औरत ने अपना बाजू उठाया और कुनवे की तरफ इशारा किया। इसके बाद इसकी शक्ल धुंध में बदलने लगी, मगर जाने से पहले उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, नीचे। घटा टोप अंधेरा छा गया और वो औरत गायब हो गई। आरिफ ने कपकपाती आवाज में कहा, कुनवे के अंदर कुछ है जो वो हमें दिखाना चाहती है। फहद ने खिले मुंह से उसे देखा। तुम नीचे जाना चाहते हो? आरिफ ने गहरी सांस ली। हां, अगर हम ये राज न खोले तो वो रूह कभी आजाद नहीं होगी। दोनों ने कुनवे के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में झांका। नीचे से ठंडी हवा उठ रही थी। फिर कुनवे के अंदर किसी चीज ने खाल खाल हलचल की और अचानक नीचे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, आरिफ। दोनों दोस्त पत्थर की मूरत बन गए। कुनवे के अंदर कोई उनका नाम ले रहा था। ये सिर्फ रूह का खेल नहीं था, ये एक जिंदा इंसान भी हो सकता था, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे वो दोनों कभी सोच भी नहीं सकते थे। रात अब गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारों पर पड़ती हुआ की चीखें सदियों पुरानी आहों की तरह लग रही थीं। आरिफ और फहद कुनवे के किनारे खड़े थे और वो आवाज, वो मनहूस, मध्यम, सर्द आवाज अब भी कुनवे की तह से ऊपर आ रही थी। आलिफ लिफ रफ। ऐसा लगता था जैसे किसी की सांस उखड़ी हुई हो, जैसे कोई जिंदा दफन हो, या शायद कोई रूह अंधेरों में सिसक रही हो। फहद ने घबरा कर पीछे कदम रखे।
ये कोई इंसानी आवाज नहीं। आरिफ, हम पागल हो रहे हैं। पहले औरत की रूह, फिर ये खत, फिर ये खून, और अब ये आवाज। मैं यहां नहीं रह सकता। आरिफ ने गहरी सांस लेकर कुएं में झांका। ये आवाज मुझे बार बार क्यों बुला रही है? इसी वक्त आरिफ की नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। वहां मिट्टी के नीचे कुछ कंदा हुआ नजर आया। वो झुका, हाथ से मिट्टी साफ की और हैरत से रह गया। दीवार पर कच्चा सा लिखा था, मैं बेकसूर हूं, मुझे बचा, मैं नीचे हूं। ज़ैनब, फहद ने कांपते हुए कहा। ये तो नाम जो है वही है ज़ैनब, मगर उसकी रूह तो हमें ऊपर मिली थी। फिर ये लिखने वाला कौन है? आरिफ ने भनवें सुकेड़ते हुए कहा। इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो ज़ैनब की रूह दो जगहों पर अपना निशान छोड़ गई है। गांव वालों ने हमें सच कभी बताया ही नहीं। हालांकि फहद के कदम जवाब दे चुके थे, मगर आरिफ के अंदर की तजस्सुस की आग और भी भड़क गई थी। आरिफ ने वो चांदी की चाबी मुट्ठी में दबाई जो डब्बे से मिली थी। ये चाबी किसी ताले के लिए है, और वो ताला इस कुएं के अंदर है। ज़ैनब चाहती है हम उसे खोलें। फहद ने सर पकड़ लिया। यार, तो पागल हो गया है। कौन सा इंसान रात के 12:30 बजे आधी वीरान हवेली में कुएं के अंदर उतरता है? आरिफ ने लालटेन रोशन करते हुए कहा। वो जो अपने सवालों के जवाब चाहता हो। आरिफ ने कुएं के पास पड़ी पुरानी रस्सी उठाई। रस्सी बोसीदा थी, मगर शायद वजन बर्दाश्त कर सकती थी। उसने उसे एक मजबूत सुतून से बांधा। फहद चीख उठा, आरिफ, मैं नहीं आने वाला नीचे। आरिफ ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, ऊपर रहूं, मगर मुझे रस्सी पकड़कर सहारा देना। फहद ने मजबूरी में कंधे हिलाए। अगर तो मर गया तो गांव वाले मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरिफ रस्सी मजबूती से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी, और वो आवाज अब पहले से ज्यादा वाज़ेह हो रही थी। आरिफ, नीचे आओ, मुझे आजाद करो। कुएं की तह अब करीब थी। आरिफ ने जमीन को महसूस किया। ये जगह नम थी, कीचड़ से भरी हुई, और एक अजीब सी बोसीदा बदबू उठ रही थी। अचानक फहद की चीख ऊपर से आई, आरिफ, सारा कुआं हल रहा है। और वाकई दीवारें हल्की हल्की कांप रही थीं। आरिफ ने जल्दी से लालटेन आगे की। रोशनी में कुछ उभरा। कुएं की दीवार के पास कोई चीज रखी थी, एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक। वही संदूक जिसके बारे में अफवाह थी कि सरदार खान ने अपनी दौलत और राज इसमें बंद कर रखे थे। आरिफ ने धड़कते दिल के साथ संदूक को हाथ लगाया। इस पर जंग आलूद लोहे का ताला लगा था, और वो ताला बिल्कुल इसी चांदी की चाबी से खुल सकता था। उसने कांपते हुए चाबी ताले में डाली। चाबी ने एक हल्की सी आवाज की, खट, और ताला खुल गया। संदूक खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला, जैसे किसी ने सदियों से कैद सांस बाहर छोड़ा हो। संदूक के अंदर 3 चीजें थीं, और तीनों ही ऐसी के देखते ही खून जिम जाए। पहली चीज, एक लड़की का सफेद कपड़ों का जोड़ा, मुकम्मल खून में डूबा हुआ। दूसरी चीज, ज़ैनब की तस्वीर, जिस पर खंजर के निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में बार बार चेहरे पर वार किया हो। तीसरी चीज, एक डायरी, चमड़े की जल्द वाली, जिस पर लिखा था, सरदार खान। आरिफ ने डायरी खोली। पहला सफ़हा पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। इसमें लिखा था, मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया, से इसने मारा है जो रोज उसके करीब रहता था।
गांव वाले इसे मासूम समझते हैं, मगर वही सबसे खतरनाक शख्स है। वो ज़ैनब से मोहब्बत करता था। ज़ैनब ने इनकार किया तो उसने उसे सदा के लिए खामोश कर दिया। आरिफ ने हैरत से आंखें फैला दें। ये कौन था? वो बुड़बुड़ाया। इसी वक्त उसे महसूस हुआ कि कुएं में कोई और भी है। उसने लालटेन ऊपर की। तह के दूसरी तरफ एक साया खड़ा था, काला, दुबला, झुका हुआ, मगर इंसानी शक्ल का। आरिफ का दिल सीने में उछलने लगा। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी लम्हे ऊपर फहद चीखा, आरिफ! कोई आदमी हवेली में दाखिल हुआ है। आरिफ के चेहरे का खून उतर गया। क्या वो शख्स, ज़ैनब का कातिल, अब भी जिंदा था? और क्या वो इसी हवेली में रहता था? और क्या वो इंसान कुएं के किनारे खड़ा आरिफ की तरफ बढ़ रहा था? साया अब बिल्कुल करीब आ चुका था। इसकी सांसें भारी थीं, इसकी हरकतें गैर इंसानी थीं। आरिफ ने आखिरी बार लालटेन उठाई और रोशनी में इसका चेहरा नजर आया और आरिफ जैसे पत्थर का हो गया, क्योंकि वो चेहरा गांव के सबसे खामोश, सबसे मासूम समझे जाने वाले शख्स का था। मौलवी करीम अल दीन, वही शख्स जो हर जुमा को मस्जिद में कहता था, ज़ैनब की मौत अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन इस वक्त इसकी आंखों में हैवानियत थी। वो सरगोशी में बोला, तुम्हें भी हकीकत नहीं जाननी चाहिए थी। और उसने खंजर उठा लिया। आरिफ और फहद की सांसें घुटन से भर गई थीं। कुएं की तह में खड़े वो दोनों, आरिफ के हाथ में लालटेन, फहद के हाथ में रस्सी, ये अब तक हिचकिचाते थे, मगर सामने जो मंजर था वो हर तसव्वुर से परे था। मौलवी करीम अल दीन, जिसे गांव के सब लोग मासूम और खुदा परस्त समझते थे, इस वक्त सामने खड़ा था। इसकी आंखें शीशे की तरह खाली, मगर अंदर एक शैतानी तड़प लिए। हाथ में खंजर था और उसके पीछे गहरी छांव में ज़ैनब की सफेद कपड़ों वाली शक्ल मध्यम मगर वाज़े नजर आ रही थी। आरिफ ने रस्सी मजबूत पकड़ते हुए कहा, तुमने ज़ैनब को मारा? तुम? ये सब तुमने किया? मौलवी का होंठ हल्का सा खुला। हां, और तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। ज़ैनब ने मेरा राज जान लिया था। मैं गांव के सब लोगों से ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने इसे सजा दी और आज भी यह हवेली मेरे कब्जे में है। फहद कांपता हुआ पीछे हटा। ये कैसे मुमकिन है? सब हमें मासूम दिखाते थे। आरिफ ने दिल में फैसला किया कि हकीकत सामने आएगी। उसने डायरी उठाई। ये सब तुम्हारे हाथ का सबूत है। मौलवी करीम अल दीन का चेहरा सुर्ख हो गया। वो डायरी, वो तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम की चाबी है। आरिफ ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू की। मैंने अपनी बेटी ज़ैनब का कत्ल नहीं किया। इसके साथ जो कुछ हुआ, इसका असल कसूरवार वो शख्स है जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। मैंने इसे कैद किया ताकि राज दुनिया से छप जाए। आरिफ की आंखों में सवाल की लहर दौड़ गई। तो फिर ये सब? इसी लम्हे ज़ैनब की रूह सामने आए। साया नहीं बल्कि वाज़े शक्ल में, आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरती हुई। उसने कहा, आरिफ, फहद, वक्त आ गया है कि हकायक सबके सामने आए। आरिफ और फहद ने सांस रोकी। ज़ैनब की रूह ने आगे बढ़कर कहा, मौलवी करीम अल दीन ने मुझे कत्ल नहीं किया, बल्कि मेरे भाई, जो गांव के सबसे मासूम दिखाई देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता था, वही असल कातिल था। वो रोज मेरी कुर्बत में आया, मोहब्बत की आड़ में। जब मैंने इनकार किया, उसने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मौलवी ने इस राज को छुपाने के लिए हवेली में सब कुछ महफूज रखा और गांव वालों को बता दिया कि मामला अल्लाह की मर्जी है। आरिफ का दिल धड़क रहा था। तो मौलवी, तुम सिर्फ राज छुपा रहे थे? मौलवी करीम अल दीन ने सर झुकाया।
हाँ, मैंने बचपन में भी सीखा कि ताकतवर राज किसी के हाथ ना लगे। मैंने हवेली को इसलिए संभाला कि गांव का अमन बरकरार रहे, मगर मैं अब बूढ़ा हूं और ये राज जाहिर हो जाना चाहिए। इसी लम्हे ज़ैनब की रूह ने हाथ में चाबी पकड़ी। आरिफ, ये चाबी सिर्फ तिजोरी का ताला नहीं खोलती, ये हवेली के अंदर छपी हकीकतों को भी रोशन करेगी। आरिफ ने चाबी डालकर तिजोरी खोली। तिजोरी के अंदर से सब कुछ बाहर आया। ज़ैनब की तस्वीर खून से नहीं बल्कि पेंटिंग की सूरत में महफूज थी। डायरी जिसमें मुकम्मल सच दर्ज था, और एक छोटा सा संदूक जिसमें मौलवी के हाथों से महफूज किए गए राज थे, नोट, मेहर और हवेली की असल चाबी। फहद ने हैरत से पूछा, तो अब क्या होगा? आरिफ ने कहा, अब गांव वालों को सब कुछ बताना होगा, सच छुपाया नहीं जा सकता। ज़ैनब की रूह ने धीरे से हंसकर कहा, मैं आजाद हो गई हूं, लेकिन याद रखो, हवेली सिर्फ खौफ की जगह नहीं बल्कि सबक भी है। कभी ताकत और खौफ के नाम पर मासूमियत को नुकसान ना देना। ये कहकर ज़ैनब की शक्ल धुंध में बदल गई और हुआ में तहलील हो गई। मौलवी करीम अल-दीन ने झक कर कहा, मैं अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। ये हवेली गांव के लिए सबक बनेगी। आरिफ और फहद बाहर निकले। गांव के लोग जो कुछ फासले से सुना करते थे अब बाहर आए। आरिफ ने सबको कहानी सुनाई, ज़ैनब की मौत का असल राज, मौलवी की नियत और सच्चाई, हवेली के अंदर छपी हकीकत। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, कुछ के लिए खौफ था, कुछ के लिए पछतावा। और आगापुर के लोग समझ गए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वक्त सदियों का ही क्यों ना हो। हवेली अब खाली थी, मगर अब खौफ की जगह सबक की अलामत बन गई। आरिफ और फहद ने फैसला किया कि अब कभी रात के वक्त हवेली में कोई नहीं जाएगा, मगर हवेली की कहानी हर नस्ल को सुनाई जाएगी।